ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। लेक्चर नंबर 69। अच्छा, अब यहाँ पे दो तरह की पार्टनरशिप एक्ट मैंने आज हमारा लास्ट एक्ट शुरू होने जा रहा है। दो तरह के एक्ट मैंने मेंशन किए, पार्टनरशिप एक्ट 1932 और पार्टनरशिप एक्ट 2017। दो एक्ट्स मैंने स्पेसिफाई किए। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क समझने से पहले ये समझते हैं कि दोनों क्या एग्जिस्ट करते हैं। हमने तो ये पढ़ा हुआ है या हमें तो ये पता है कि एक एक्ट आता है तो दूसरा रिपील्ड हो जाता है, जो पुराने वाला है वो ख़त्म हो जाता है, नया वाला एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे नया आ चुका है 2017 में, लेकिन पुराने वाला भी एक्टिव है और चल रहा है। मेरी बात समझ आ गई? इसका मतलब इस वक्त पाकिस्तान में दो पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल हैं। नंबर 1 1932 जो आप पढ़ने जा रहे हो, और एक है 2017 जो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। ठीक हो गया? दोनों में फ़र्क क्या है? वो फ़र्क मैंने उनके नीचे एक एक लाइन में मेंशन कर दिया कि दोनों में फैसिलिटेट, फिर 1932 के बदले में 2017 में फैसिलिटेट क्या किया है, ऐसा नया क्या लाए हैं, और फिर पुरानी को क्यों नहीं ख़त्म किया। देखो, पुरानी को ख़त्म ना करने की एक रीज़न ये है कि इतनी ज़्यादा पार्टनरशिप्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए कन्वर्जन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। कन्वर्जन पॉलिसी क्या है कि उनको कैसे कन्वर्ट करना है इनटू द न्यू कंपनी, न्यू पार्टनरशिप, क्योंकि उनके रूल्स कुछ डिफरेंट हैं फ्रॉम दिस, या उसकी प्रोविजन ऑफ लॉ डिफरेंट है फ्रॉम दिस वन। अच्छा, पहला बेसिक डिफरेंस है क्या? पहले वो डिफरेंस समझ लेते हैं, आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि कन्वर्जन मुश्किल क्यों है। देखो, आप लोगों को एक वर्ड मैंने लिखा पार्टनर्स लायबिलिटी अनलिमिटेड, और एक वर्ड लिखा मैंने पार्टनरशिप एक्ट 2017 में कि पार्टनर्स लायबिलिटी जो है लिमिटेड लायबिलिटी है, लाइक कंपनी। ये जरा समझो। फॉर एग्जांपल मैं कहूं एक बिजनेस है, एक फर्म का बिजनेस है, उस फर्म के बिजनेस को लॉसेस हो रहे हैं और वो बिजनेस बंद होने जा रहा है। ठीक है, अज्यूम करें कि बिजनेस के सारे एसेट्स बेच दिए जाएं, कैश इकट्ठा कर लिया जाए, तो 1000 मिलियन का कैश इकट्ठा हो जाएगा। और अगर लायबिलिटीज लेस की जाएं उसमें से, सपोज मैं कहता हूं कंपनी की लायबिलिटीज देखी जाए तो 1200 मिलियन की लायबिलिटी है, 200 सॉरी कंपनी नहीं, बिजनेस की 200 मिलियन का डेफिसिट है। अज्यूम करें ये एक सिचुएशन आ गई जिसमें बिजनेस कोलैप्स कर गया और बिजनेस बंद होने जा रहा है, बिजनेस के सारे एसेट्स बेच दूं तो 1000 मिलियन इकट्ठा कर सकता हूं। एसेट से मुराद क्या है? उसकी सारी प्रॉपर्टीज, उसकी सारी व्हीकल्स, उसके सारा स्टॉक, हर चीज बेच दूं तो 1000 मिलियन इकट्ठा कर सकता हूं कैश के अंदर। लेकिन जब वाजिबात देखता हूं कि लोगों के देने कितने हैं, तो पता लगा 1200 मिलियन देना है इस बिजनेस ने। ठीक है, और डेफिसिट है 200 मिलियन का। अब ये 200 मिलियन कौन देगा? अब ये मैटर करता है 200 मिलियन कौन दे। अब आपके जहन में तो आएगा यार ऑनर पे करेगा, ये ऑनर का बिजनेस है ना, ऑनर पे करे। जिस एक सोल ट्रेडर हो, एक सोल ट्रेडर, मैं बिजनेस के 3 हिस्से मैं समझाने लगा हूं बिफोर कि मैं इसको समझा पाऊं। पहला, सोल ट्रेडर बिजनेस कर सकता है, ऐसे ही है ना। सोल ट्रेडर जो होता है वो क्या है? अकेला बंदा दुकान खोल के बैठा होता है, वही करता धरता सारा कुछ। दूसरा पार्टनरशिप, और तीसरी बिजनेस का टाइप है कंपनी। तो मैं जरा इन तीनों पे बात करने लगा हूं। अगर ये इंडिविजुअल का बिजनेस हो तो आप क्या कहोगे? है, पकड़ लो फिर इसको, और ये देगा 200 मिलियन, ऐसे ही है। क्या करेंगे? इसकी जायदादें बिकेंगी, पर्सनल प्रॉपर्टीज बिकेंगी, और ये 200 मिलियन पे करेगा। ऐसे ही करना चाहोगे ना कि इसका घर बेच दो, इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच दो, बिजनेस की प्रॉपर्टी ले जाए, इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच दो, ऐसे ही करोगे। अब ये है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब है ये अनलिमिटेड लायबिलिटी है कि बिजनेस और ऑनर मोर और लेस एक ही बंदा है। बिजनेस पे नहीं कर पाएगा तो ऑनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से पे करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? सो इसका मतलब ये हुआ, लायबिलिटी देखें तो एक अनलिमिटेड सी लायबिलिटी है। अनलिमिटेड क्या मतलब है? कोई लिमिट ही नहीं है, जितना लॉस बिजनेस का वो सारा ऑनर का, ऑनर पे करेगा, पर्सनल प्रॉपर्टी बिकेगी। बात समझ आ रही है? लेकिन अब जरा आते हैं दो अगले मॉडल्स पे, पार्टनरशिप और कंपनी। पहले कंपनी को समझते हैं। कंपनी में सबसे पहले एक बात की जाती है, बल्कि आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ी होगी, ऑनर्स आर, मैं अभी कंपनी की बात कर रहा हूं जी, ऑनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम दी मैनेजमेंट। कि कंपनी चलाने वाले और हैं, ऑनर्स और होते हैं। कंपनी चलाने वाले कौन लोग हैं? डायरेक्टर्स। और कंपनी के ऑनर्स कौन हैं? शेयर होल्डर्स। जो पैसा लेकर आया है वो शेयर होल्डर है,
जबकि जो बिजनेस रन कर रहा है वो कौन है? डायरेक्टर। सारा बिजनेस की देखभाल कौन कर रहा है? डायरेक्टर्स कर रहे हैं। अब अभी मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डायरेक्टर्स भी ऑनर हो सकते हैं, इसलिए उस पर नहीं जाऊंगा। बहुत से पाकिस्तान के अंदर कल्चर ऐसा है कि ऑनर ही यूजुअली डायरेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी का स्केल बहुत बड़ा हो जाए तो फिर मेंबर और हो जाते हैं, डायरेक्टर और होता है। डायरेक्टर हायर कर लिए, इलेक्ट कर लिए जाते हैं, तो और वो गार्डियन होते हैं एक तरह से, या यूं कहूँ एजेंट होते हैं कंपनी के, शेयर होल्डर्स के, उनके बिहाफ पे काम करते हैं। अब ये वो बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी के एसेट्स, कंपनी बिजनेस कर रही है सपोज। अब अगर एक और इंपॉर्टेंट बात, कंपनी के केस में हम एक वर्ड यूज करते हैं सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है पहले आप लोगों ने? बेहतरीन। अकाउंटिंग के अंदर कहाँ पे पढ़ा हुआ है? अकाउंटिंग में पढ़ा होगा मेरा ख्याल है, इंट्रो टू अकाउंटिंग के अंदर। कंपनी के अंदर हम एक वर्ड यूज करते हैं सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। ये समझाना होगा बेटे, मैं छोड़ नहीं रहा। लीगल आइडेंटिटी बेटा देखो, क्या आप सबकी लीगल आइडेंटिटी है और यूनिक है? कैसे पता लगता है? CNIC। यस, आप लोगों के पास अपने अपने शनाख्ती कार्ड हैं और एक का नंबर दूसरे से मैच नहीं करता। रीजन, ये आपकी यूनिकनेस शो करते हैं। अच्छा, आपके पास बहुत सी कानूनी हैसियत हासिल है, लीगल आइडेंटिटी हो आप, कानूनी हैसियत हासिल है, क्या मतलब आपकी कानूनी शनाख्त है, वो आईडी कार्ड नंबर कहीं भी डालो, कहीं मिल जाए किसी गलत जगह पे, कोई धमाका हो वहाँ पे आपका आईडी कार्ड मिल जाए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपको वो अंदर नादरा में वो एंटर करेंगे और आपको पकड़ लेंगे, आप तक एक्सेस ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी शनाख्त है, वो नंबर आपकी शनाख्त है। और अच्छा, अब आपको बीइंग पर्सन, एक लीगल पर्सन, आपको कुछ हकूक हासिल है। आप एसेट बाय कर सकते हो, ऐसा ही है। आप कोई स्टॉक खरीदना चाहो खरीद सकते हो, कोई व्हीकल खरीदना चाहो खरीद सकते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहो खरीद सकते हो। इसका मतलब आपको लीगल है, आप अपने नाम पे खरीदते हो, ऐसा ही है। बहुत आसान बात है ना, स्टॉक अपने नाम का, व्हीकल अपने नाम की, प्रॉपर्टी अपने नाम की, ऐसे करते हो कि नहीं करते? इसका मतलब आपके पास राइट्स हासिल हैं, आपके पास कुछ लॉ की नज़र में। बिल्कुल, ये जिस तरह आपकी हर एक की एक लीगल आइडेंटिटी है, कंपनी की भी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, उसको भी एक कानूनी हैसियत हासिल है। वो भी लॉ की नज़र में बिल्कुल एक इंडिविजुअल की तरह काम करता है, आप लोगों की तरह। उसका भी एक CNIC है, उसे हम रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब वो इनकॉर्पोरेट होती है उसको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपका CNIC नंबर होता है, सपोज अज्यूम कर रहा हूँ। और फिर वही नंबर उसकी शनाख्त बन जाता है, जिस तरह आईडी कार्ड आप लोगों की शनाख्त है, उसका वो शनाख्त है। फिर जब उसे कानूनी हैसियत हासिल हो गई आप लोगों की तरह, तो फिर आपकी तरह वो भी एसेट्स एक्वायर कर सकती है, वो भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, वो भी स्टॉक में इन्वेस्ट करती है, वो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकती है, वो व्हीकल्स खरीद सकती है। यही रीज़न है, जितने भी कंपनी के एसेट्स होते हैं वो कंपनी के नाम पे होते हैं। नेस्ले की व्हीकल, नेस्ले की प्रॉपर्टी, नेस्ले का वेयर हाउस, कागजात निकाल के देखो, नेस्ले का नाम लिखा होगा ऊपर, किसी बंदे का नाम नहीं होगा, इंडिविजुअल का नाम नहीं होगा। इसके अंदर लाइक एन इंडिविजुअल, a company can buy its assets, can incur a liability। मतलब जिस तरह आप किसी से उधार पे चीजें ले सकते हो, कंपनी भी किसी से उधार पे चीजें ले सकती है, अपने नाम पे, किसी डायरेक्टर के नाम पे नहीं, किसी शेयर होल्डर के नाम पे नहीं, कंपनी के नाम पे। किसी से पूछोगे, सपोज रेडॉल्फ पाकिस्तान निशात के साथ बिजनेस करती थी, राइट? निशात को सप्लाई करती थी माल। रेडॉल्फ पाकिस्तान कहती थी ये निशात मेरा डेटर है, रेडॉल्फ पाकिस्तान का डेटर है, किसी इंडिविजुअल का डेटर नहीं है। निशाद ने चूंकि बाय किया, निशाद ने हमारे पैसे देने हैं, निशाद कहता था ये हमारा क्रेडिटर है। अकाउंटिंग में यही पढ़ते रहे हो, डेटर क्रेडिटर, ये मेरा उधारिया। और कंपनी की फाइनेंस, अब जरा थोड़ा सोचो, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते क्यों हो? क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जितने एसेट लिखते हो वो सारे कंपनी के नाम पे होते हैं, किसी इंडिविजुअल के नाम पे नहीं होते। वो जितनी लायबिलिटीज लिखते हो वो सारी कंपनी की लायबिलिटी होती हैं, किसी इंडिविजुअल की नहीं होती। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर कोई एसेट कंपनी का ना हो तो उस बैलेंस शीट में ही ना आए। अगर किसी ऑनर ने, सपोज मैं ऑनर हूं, मेरी कंपनी है, मैंने एसेट एक्वायर किया है, उस बैलेंस शीट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा पर्सनल है, वो कंपनी का नहीं है। कोई कंपनी की व्हीकल होगी तो कहां आएगी? कंपनी के अकाउंट से, कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर। पैसा कहां से जाएगा? कंपनी के बैंक अकाउंट से। समझ पा रहे हो क्या चल रहा है?
कंपनी इज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते फिरते हो ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ इसीलिए बन रही है कि कंपनी अपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रखती है और वो अपने एसेट लायबिलिटी सब कुछ मेंटेन करती है। अब मेरा एक आर्टिफिशियल पर्सन, बस यही फर्क होता है उसके साथ कि वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है लाइक यू, ठीक है, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। लॉ की नजर में उसे आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। आप लोग कौन हो? नेचुरल पर्सन। वो कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन, एक फर्जी। वो बात समझ आई? तो कंपनी के फिर इसका मतलब अगर ये नेस्ले की कंपनी है तो नेस्ले के अपने एसेट्स, अपनी लायबिलिटी, ठीक है। और अगर सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए, अच्छा नेस्ले के ऑनर्स कौन है? फिर नेस्ले के शेयर होल्डर्स, मेंबर हैं, उसके ऑनर्स हैं। और देख कौन रहा है? डायरेक्टर। चला कौन रहे हैं? डायरेक्टर। सपोज कंपनी की हालात ये हो जाएंगे, बिजनेस लॉसेस में आ जाए, एसेट सारे भी बेच दें नेस्ले के। अब नेस्ले के एसेट नेस्ले के नाम पे हैं, उसकी व्हीकल, उसकी प्रॉपर्टी, मेरी नहीं, मैं शेयर होल्डर हूं, मेरी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मेरी नहीं, कंपनी की प्रॉपर्टी। मैं सब कुछ बेच भी दूं, कंपनी का स्टॉक, कंपनी के डेटर, कंपनी का कैश, बैंक, सब कुछ इकट्ठा कर लूं तो 1000 मिलियन इकट्ठा होता है। कंपनी के सारे लायबिलिटीज देखूं तो 1200 मिलियन की लायबिलिटी है। अब ये 200 मिलियन कौन देगा? तुम आओगे ऑनर के पास, ऑनर कहेगा आई एम डिफरेंट फ्रॉम दी मैनेजमेंट एंड द कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंट्री। कंपनी के उधार है, कंपनी के एसेट है, कंपनी की लायबिलिटी है, मेरा कुछ नहीं है। मेरी लायबिलिटी क्या है फिर? लिमिटेड है। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या हुई? ये नहीं, यहां से नहीं, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या हुई फिर? लिमिटेड। जनाब मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं सिर्फ उस हद तक जिम्मेदार था जितना कैपिटल था, वो तो तुम्हारे पास पहले ही है। कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्ट नहीं हो गया था कंपनी में, सो कैपिटल तो मैं दे चुका, मैं उतना ही जिम्मेदार था। आई एम लायबल अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं पूरा। तुमने बिजनेस जहां से स्टार्ट किया था, तुमने ट्रांजैक्शन देखी होगी, ऑनर्स ब्रिंग्स इतना अमाउंट ऑफ कैश और इतना अमाउंट ऑफ बैंक, वो क्या था? इक्विटी थी, कैपिटल था, तो वो तो मैं दे चुका हूं। सो अब मैं जिम्मेदार नहीं हूं। सो इस पैसों के लिए अब कौन जिम्मेदार है? कोई भी नहीं, कंपनी जिम्मेदार है। कंपनी के अलावा कोई नहीं जिम्मेदार नहीं है। सो ये है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स कि मेंबर अब यहां पे पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी मेंबर की। अब मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, वो सिक्योर्ड है। बिकेगी तो बिजनेस की प्रॉपर्टी बिकेगी, बिजनेस का वेयर हाउस, बिजनेस का हेड ऑफिस, बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी जहां पे उसने इन्वेस्ट किया हो, वो बिकेगी। ऑनर ने अगर कोई डीएचए में प्लॉट लिया तो उसे कोई तकलीफ नहीं है। ना हो तो किसका नुकसान है? ये अब डेफिसिट है ना हो पूरा, किसका नुकसान है? उधारियों का। क्यों दिया उधार? तुम्हें पता नहीं था, इसीलिए उधारिया जब तुम्हें उधार देने लगता है तो सबसे पहले तुमसे क्या मांगता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाओ। तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम जरा रिव्यू करें। कंपनी की सिक्योरिटी रखता है अपने पास? बिल्कुल रखता है, कंपनी की प्रॉपर्टी, पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर्स। उस केस में डायरेक्टर फंसते हैं, मेंबर भी नहीं फंसता। मेंबर कहता है आई एम फ्री, आई एम नॉट लायबल फॉर द कंपनीज डेट। मैनेज डायरेक्टर कह रहा है तो वो पर्सनल गारंटी दे देता है कई दफ़ा, तो वो फंसता, वरना कोई नहीं फंसता। और अगर वो ना लें तो फिर सिर्फ कंपनी जाने और बैंक जाने। अनलिमिटेड होती थी, अब नहीं होती, अब नहीं होती, पहले होती थी। बिल्कुल सही कह रहे हो, उसे हम अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहते थे, अब नहीं है, अब नहीं एग्जिस्ट करती। जो थी भी उनको भी हमने फोर्स करके लिमिटेड में कन्वर्ट करा लिया। अब मेरी बात समझ आई? तो मेंबर की प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी, कंपनी जाने तुम जानो, उधारिया जाने, ये नुकसान किसका है? क्रेडिटर्स का। वो जाने उन्होंने लोन क्यों दिया, उनको सोच के लोन देना चाहिए था, ठीक है, अपनी रिस्क वैल्यूएशन कर लेनी चाहिए थी। ये है बिजनेस का फायदा, कंपनी का फायदा कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, और मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। मेंबर्स लायबिलिटी लिमिटेड। डन होगी तीनों बातें। अब आते हैं, ये बिजनेस के बारे में हमने समझ लिया, फर्म पे आते हैं जिसके बारे में हमने पढ़ना है। ये तो हम कहानी सुन रहे हैं अभी, फर्म के बारे में। फर्म में क्या कहता है? पार्टनरशिप के अंदर मैंने कहा कि अगर हम बात करें जिस पार्टनरशिप को हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है? क्योंकि फर्म को
सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का स्टेटस हासिल नहीं है। फर्म के केस में पार्टनरशिप, फर्म कलेक्टिव नेम फर्म कहलाता है। इस बिजनेस को हम फर्म कह रहे होते हैं ना, जहाँ पे दो पार्टनर्स मिलकर काम करें कलेक्टिवली, हम उनको फर्म कहते हैं। फर्म के केस में सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं है फर्म को। फर्म कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी नहीं है। बात समझ आई? तो फिर जो भी है वो ऑनर ही है, जो भी है वो पार्टनर्स ही हैं। तो पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या हुई फिर? अनलिमिटेड। बिजनेस को लॉस हुआ तो कौन भुगतेगा? पार्टनर्स भुगतेंगे। पर्सन करने आए थे घर से बिजनेस, बिजनेस तो जाएगा साथ साथ घर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि 200 मिलियन कौन देगा? पार्टनर्स। बात समझ आ रही है? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया कि कानून ने हैसियत दी है, लॉ ने कंपनी को तो एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की हैसियत दी है, लेकिन फर्म को नहीं दी। इसलिए फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। वो रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड है, बिल्कुल मैंने कब इनकार किया? रजिस्टर्ड नहीं, स्टेटस नहीं दिया लॉ ने, कंपनी का लॉ ने सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का स्टेटस नहीं दिया। इसका मतलब फर्म के जितने एसेट्स होंगे, फर्म की भी तो कोई वो होगी, कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई व्हीकल होगी, कोई से मैं कहता हूँ कोई प्लांट हो सकता है, तो वो क्या होगा फिर? वो पार्टनर्स के नाम पे होता है। अगर दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो कोई प्रॉपर्टी होगी तो ए और बी के नाम पे होगी, ज्वाइंट नेम पे होगी। कोई व्हीकल होगी तो ए और बी के ज्वाइंट नेम पे होगी, कलेक्टिवली ऑन द नेम ऑफ ए एंड बी। बात समझ आ रही है? फर्म का कुछ नहीं होता। इसलिए फर्म की जब बैलेंस शीट बनती है या इनकम स्टेटमेंट बनती है, तो वो इस तरीके से बनती है कि पार्टनर्स के एसेट और पार्टनर की लायबिलिटी को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। इनफैक्ट फर्म कुछ नहीं है लॉ की नज़र में। और जब भी केस आएगा तो पार्टनर्स के अगेंस्ट केस आएगा। यानी फॉर एग्जांपल इस पर्सन ने केस करना है तो ये मेरी फर्म पे केस नहीं करेगा, ये क्या करेगा? मिस्टर सलमान पे केस फाइल करेगा। अब आते हैं, जरा थोड़ा सा समझते हैं इसको मजीद ऑडिट फर्म के साथ, जिधर आप लोगों ने आर्टिकल्स करने हैं। वो क्या है? पार्टनरशिप फर्म है। ऑडिट रिपोर्ट जब साइन होती है तो उसमें एंगेजमेंट पार्टनर का नाम आ रहा होता है, वो नाम लिखता है, अपना मेंशन, सिग्नेचर करता है, फर्म के सिग्नेचर करता है, बट अपना नाम लिखता है एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे। ठीक है। अब अगर कोई थर्ड पार्टी, कोई क्लाइंट केस फाइल करना चाहता है तो वो किस पे फाइल करता है? क्या पीडब्ल्यूसी पे? नहीं, पार्टनर्स पे। फर्म ने किसी पे केस फाइल करना है तो क्या बाय फर्म नेम फाइल करेंगे? नो, पार्टनर्स फाइल करेंगे, क्योंकि उसकी तो लीगल आइडेंटिटी नहीं है। पीडब्ल्यूसी की अपनी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है। पीडब्ल्यूसी मीन फर्ग्यूसन, ए फर्ग्यूसन। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ, या केपीएमजी की एग्जांपल ले लो। इनकी अपनी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि ये फर्म्स हैं। मैं अपनी नाम ले लेता, लेकिन आप लोगों ने जानना नहीं फिर उसको, तो इसलिए इनको जानते हो तो इनका नाम ले लिया। इनकी अपनी कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है। जितने भी एसेट्स हैं वो तमाम पार्टनर्स के एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो तमाम पार्टनर्स की लायबिलिटीज हैं। बात समझ आई? और नुकसान हुआ तो कौन भुगतेगा? तमाम पार्टनर्स भुगतेंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, डेफिसिट की सिचुएशन, तो ये कौन बियर करेगा? तमाम पार्टनर्स। वो बात समझ आई? इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि कोई लिमिट ही नहीं है। बिजनेस करने आए थे, बिजनेस के साथ पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिकेगी अगर बिजनेस को लॉस हो गया तो। ये खतरा है। अच्छा, इनको कन्वर्ट क्यों नहीं किया कंपनी में? ये बड़ी मजे की बात है। ऑडिट फर्म क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाती अपने आप को कंपनी में? क्यों नहीं कन्वर्ट? इतने सियाने बयाने लोग बैठे हैं, क्यों नहीं कन्वर्ट कर लेते अपने आप को कंपनी में, कि अपनी जान छुड़ाएं? लिमिटेड लायबिलिटी लॉ करने नहीं देता, बाय लॉज नहीं करने देते, पार्टनरशिप एक्ट नहीं करने देती कि नहीं भाई ये फर्म्स तो ऐसे ही चलेंगी, ताकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करें बिफोर सिग्नेचर। इनको पता हो कि अगर ये गलत सिग्नेचर हुए तो भुगतेंगे हम। उस तरह तो क्या होगा, मैं किसी भी ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर देता हूं, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं खोल लूंगा, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मुझे पता हो मैं साइन कर रहा हूं कि अगर कोई मसला हुआ ना तो सीधा मेरे पे होना। बात समझ आ रही है? मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा, तो फिर सोच समझ के करेगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। इसलिए वो कन्वर्ट ही नहीं कर, लॉ नहीं कन्वर्ट करना, रिस्ट्रिक्शन है इनके ऊपर। प्रोफेशनल बाय लॉज में अगर आप रजिस्टर होंगे तो एज अ पार्टनरशिप होंगे, फर्म नहीं, एज अ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। मैं यही कह रहा हूँ, मना किया हुआ है ना, मना किया हुआ है, लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगाई, खबरदार प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडर ये नहीं रजिस्टर करेंगे अपने आप को एज अ कंपनी। आई कैप के अंदर बाय लॉ में रजिस्टर नहीं हो सकते आप एज अ कंपनी, आप एज अ पार्टनरशिप रजिस्टर कराओगे। मैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ ना, बचत हो जाएगी। देखो बेटा, डायरेक्टर बैठा आराम से, उनसे मेंबर बैठा कुछ भी साइन कर रहा है, उसे पता है कंपनी डूबेगी ना,
मैं तो नहीं डूबूंगा इसके साथ, सिर्फ यही डूबेगी ना जितने पैसे लगाए हुए हैं, बाकी तो नहीं मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी। लेकिन अब अगर फर्म डूबती है और पार्टनर ने कोई पैसे देने हैं तो तमाम पार्टनर्स मिल के पैसे दे रहे होंगे। बात समझ आई मेरी? कुछ पहले बढ़े। अच्छा, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो फिर ये पार्टनरशिप एक्ट 2017 के आगे में क्या लिखा हुआ है? लिमिटेड लायबिलिटी लाएगा। तो फिर इन्होंने 2017 में इन्हें होश आई कि ये तो पार्टनर घर से बेचारे बिजनेस करने आते हैं और अपना घर भी दे के चले जाते हैं, अगर लॉस हो जाए तो इनको सिक्योर करना चाहिए। तो इनको सिक्योर करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2017 की एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया। उसमें उन्होंने मेंबर्स की लायबिलिटी को लिमिट कर दिया। कैसे? उन्होंने पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का दर्जा दे दिया, कानूनी हैसियत दे दी। अब उससे क्या हुआ? लीगल आइडेंटिटी बन गई, सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन भी बन गया। तो यही वजह है कि इस पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो फर्म रजिस्टर्ड होती थी उसके नाम पे लिखा जाता है, जिसमें फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP, इसके नाम के साथ लिखा जाता है ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जबकि इनके नाम के साथ कुछ नहीं आता। ये बस आप अगर देखो तो गौर करो, PwC जो है, फर्ग्यूसन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, किसमें हो सकती है? क्या चीज? ये कन्वर्ट नहीं हो सकती है, लेकिन कन्वर्जन के अंदर क्या करें? कन्वर्जन का फिर एक वे आउट दिया उन्होंने, और वे आउट इतना टफ है कि वो करते नहीं कन्वर्ट। वो कहते ठीक है चल रहे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, फायदा है, लेकिन नहीं जाते, कोई भी नहीं कन्वर्ट हुई। इन्होंने अपनी तरफ से प्रिविलेज दिया लेकिन कन्वर्ट ही कोई नहीं हुआ। बल्कि आज भी लोग अपने आप को 1932 में रजिस्टर करते, 2017 में नहीं करते। स्ट्रेंज, पीपल्स बिहेवियर चेंज है भाई। नहीं करे क्या कर लें? ऑप्शन अवेलेबल है खुली, बल्कि ज्यादा आसान है ये रजिस्टर करना, ये ज्यादा आसान है, इतना फैसिलिटेट किया। मैं रजिस्ट्रार से बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कोई ना करे मेरे पास आना, मैं कर दूंगा, रजिस्टर कर दूंगा। मैं फर्म खोलने बैठा हूँ, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फर्म्स खोलनी है रजिस्टर्ड लिमिटेड लायबिलिटी वाली। कहता कोई ना करे, मेरा ये नंबर है, मेरे से रब्ता करना, मैं कर दूंगा तुम्हारा काम। मतलब इतना ईगर था वो उस पर्सन, वो रजिस्ट्रार, उस पर्सन जॉइंट रजिस्ट्रार था, उसको रजिस्टर कराने में। लेकिन मैं बता रहा हूँ लोगों का बिहेवियर है, वो आज भी अपने आप को 1932 में रजिस्टर करते हैं। बेनिफिशियल ये है, नहीं करते कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आसान है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन लोग समझते नहीं ना। देखो जिस वकील के पास गए उसे ये आता है, उसे पता है यहाँ पे डीड बनाऊंगा पैसे मिलेंगे, यहाँ पे डीड बननी नहीं है, यहाँ पे बनी बनाई डीड पड़ी होगी, वो ये अप्लाई हो जानी है तो मसला हो जाएगा, पैसे तो यहाँ बनने हैं ना, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा। फिर अगर मुझे ये नहीं आता, ये मैंने यही रिकमेंड कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है? सो ये एक रीजंस हैं। हम लोग जो एडवाइजर्स हैं, जो कंसल्टेंट है, वो भी यही हरकत करें, वो नहीं बता रहे आगे मार्केट में। बात समझ आ रही है? अच्छा चलो अब आगे आते हैं। अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम पार्टनरशिप पढ़ने जा रहे हैं। सो इसका मतलब पार्टनरशिप का पहला बेसिक असूल आपको समझ आ गया कि पार्टनरशिप जो हम पढ़ने जा रहे हैं, 2017 टेस्ट नहीं होना, इसलिए आप उसे भूल गए। आप याद रखेंगे 1932 के मुताबिक पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है, और क्या कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है? नॉट एट ऑल। तो ना तो बिजनेस की कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, और जितनी भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या है, या पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। डन। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। ये समझाने के लिए मुझे 3 बिजनेस मॉडल समझाने पड़े और ये चीज़ें समझानी पड़ी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे। चलो बिता दूँ जी कोई नोट? ओके। सो ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है 2017, इसको तो फौरन भूल जाएं। अब बात आएगी इसकी, हम इस पे बातें करेंगे अब। अच्छा अब जरा पहले ये समझ लें इस एक्ट को पढ़ने कैसे वाले हैं हम। बेटा देखो, हम लोगों ने चैप्टर 10 पढ़ा था, कौन सा? एजेंसी का, याद है? एजेंसी के रिलेशनशिप में क्या होता है? एक एजेंट होता है जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेशन देता है, और कॉन्ट्रैक्ट किन लोगों के दरमियान होता है? प्रिंसिपल के दरमियान और थर्ड पार्टी के दरमियान। अच्छा तो अब मुझे समझाना यह है, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप के अंदर एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, कैसे वो मैं समझाता हूं अभी। और यहां पे एक एजेंट होता था जो रिप्रेजेंटेशन देता था, ऐसा ही है जी, रिप्रेजेंटेशन देता था और इन्वॉल्व कर देता था
थर्ड पार्टी को, इस मिस्टर बी को मैं कह देता हूं थर्ड पार्टी, ठीक है, इसको इन्वॉल्व कर देता था प्रिंसिपल के साथ। ऐसे ही है जी, ये कॉन्ट्रैक्ट होता था बिटवीन पी एंड बी और एजेंट, या बल्कि उसको भी नाम चेंज करके थर्ड पार्टी की जगह टी कर लेते हैं, टीपी कर लेते हैं यूं। सो एजेंट रिप्रेजेंटेशन देता था थर्ड पार्टी को और थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती थी उस प्रिंसिपल के साथ जिसको ये एजेंट रिफ्लेक्ट कर रहा होता था। यही था एजेंसी रिलेशनशिप। और एक प्रिंसिपल अपने एजेंट्स के एक्शन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो जाता था। ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता था बिटवीन पी एंड थर्ड पार्टी। यही बातें पढ़ी थी जी हमने। अच्छा, अब यहाँ पे समझाने वाली बात ये है कि पार्टनरशिप जब हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर है जी 11, 12 एंड 13, ऐसे ही है पार्टनरशिप। इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहले ये एक ही चैप्टर था कैफ 3 में, लेकिन इन्होंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले में हम सिर्फ नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, या पार्टनरशिप की बेसिक डेफिनेशंस और चीज़ें पढ़ेंगे। नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, कितनी किस्म की होती है, कैसी होती है, ब्ला 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 ब्ला। पार्टनर्स कितने किस्म के होते हैं, इन चीज़ों पे डिबेट करेंगे। एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है। फिर अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज़ समझाई थी, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था जब हम एजेंसी रिलेशनशिप पढ़े थे तो मैंने आपको क्या समझाया था। मैंने कहा था एक कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों के दरमियान, पी और थर्ड पार्टी के दरमियान, और एक और कॉन्ट्रैक्ट होता था प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान, जिसको हम क्या कहते थे, एजेंसी रिलेशनशिप। ऐसे ही पढ़ा था जी, 2 कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 की बात करें तो वो पी एंड टीबी के दरमियान है, और कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 की बात करें तो वो पी और एजेंट के दरमियान है। ये 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको थोड़ा सा पुराना चीजें और याद हो तो मैं लायबिलिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता था। याद है आप लोगों को? जब ऐसा सिनेरियो आता था, मैं कहता था यार देखो एजेंट ने फंसा दिया थर्ड पार्टी को, कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड करवा दिया, तो थर्ड पार्टी को तकलीफ ना दो, आपस में जो भी सेटलमेंट है बाद में करना। थर्ड पार्टी को फैसिलिटेट करता था लॉ। याद आई कुछ बातें, वो जो जॉइंट प्रोमिजर में भी पढ़ी थी बातें कुछ लायबिलिटी की। तो इसका मतलब हुआ कि एक लायबिलिटी है जो टूवर्ड्स थर्ड पार्टी है और एक लायबिलिटी है जो आपस में है, या यूं कहूं कि एक सेटलमेंट ये है और एक सेटलमेंट ये है। लॉ कहते हैं इसको पहले फैसिलिटेट करो, ऐसे ही होता था। तो हम एक वर्ड यूज करते थे, लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। और फिर एक जब वो प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को दे के घर आ जाता था, उसके बाद वो कहता था कि एजेंट ये तेरी गलती है कि मेरी गलती है। ऐसी बात होती थी कि एजेंट जो है वो गलती पर था, अब एजेंट जो गलती है वो प्रिंसिपल की गलती समझी जाएगी कि एजेंट ने आउट ऑफ द वे जाके कोई हरकत की है, नेग्लिजेंस की है। बात समझ आ रही है थोड़ी सी? तो हम इसका मतलब है एक लायबिलिटी देख रहे होंगे कि क्या थर्ड पार्टी की तरफ कौन लायबल है, तो एजेंट तो नहीं होता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किनके दरमियान है, इन दोनों के दरमियान, तो पी लायबल होता था। फिर लेकिन पी जब पे करके आया था तो फिर ये देखा जाता था इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप कि क्या एजेंट की गलती है, क्या एजेंट से रीइंबर्समेंट करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। इसका मतलब लायबिलिटी एक टूवर्ड्स थर्ड पार्टी है और एक लायबिलिटी अमंग प्रिंसिपल एंड एजेंट होती थी। ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं आज इसको चेंज करके कह दूं लायबिलिटी अमंग पार्टनर्स, सो इसका मतलब है अब पार्टनरशिप के अंदर हम 2 एस्पेक्ट्स देख रहे होंगे। एक तो हम बेसिक पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, पार्टनर्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 12 की हेडिंग देखो कौन सा वाला है, चैप्टर नंबर 12, अमंग देमसेल्फ, लायबिलिटी अमंग पार्टनर्स। हम एक दूसरे के बारे में इनके रिलेशनशिप को पढ़ेंगे इससे अगले चैप्टर में। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 12 किस पे होगा, अमंग पार्टनर्स, कि उनके आपस के रिलेशनशिप कैसे हैं। मेरी बात समझ आई? उनके आपस के प्रॉब्लम्स कैसे रिजॉल्व होंगे, ठीक है, आपस में लायबिलिटीज कैसे डिटरमिन होंगी, राइट्स कैसे डिटरमिन होंगे, एक दूसरे पे वो क्या हक रखते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट क्या लायबिलिटीज है उनकी। बात समझ आई? तो अगर मैं ये वर्ड यूं कह दूं कि हम पार्टनर्स की राइट्स और लायबिलिटीज एक दूसरे के लिए क्या हैं वो डिटरमिन कर रहे होंगे। राइट्स एंड लायबिलिटीज अमंग पार्टनर्स, इज दैट क्लियर? सो इसके लायबिलिटी के साथ इसको चेंज करके यहां लिख देता हूं राइट्स एंड लायबिलिटीज अमंग पार्टनर्स। क्लियर यहां तक? तीसरी चीज,
अगला चैप्टर का नाम प्लीज बेटे। जी जी, क्या क्या? रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी। इसका मतलब हम वही दो एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे होंगे जिसे हम लायबिलिटी का नाम देते थे, तो हम क्या देते हैं, ले जी, राइट्स एंड लायबिलिटीज टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। कि एक पार्टनरशिप के, एक पार्टनर्स के, हम दो पार्टनर्स हैं सपोज, तो दो पार्टनर्स के थर्ड पार्टी के अगेंस्ट राइट्स क्या है और थर्ड पार्टी की अगेंस्ट हमारी लायबिलिटी क्या है। एक साइड से समझ लिया, दूसरी साइड से आपकी मर्जी है। बात समझ आई? हम चैप्टर किस तरह डिवाइड कर रहे हैं, और ये कौन सा चैप्टर हो गया? चैप्टर 13। सो मैंने आपको तीनों चैप्टर का क्रक्स समझा दिया कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम यहाँ पे बेसिक पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है, डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर्स की कौन सी टाइप है। एक तो पार्टनरशिप की टाइप्स, एक टाइप पार्टनर्स किस किस्म के होते हैं, ठीक है। फिर हम सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे होंगे इनकी राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या हैं एक दूसरे के साथ। मेरा क्या राइट है आप पर, मेरी क्या लायबिलिटीज है आपकी तरफ, आपका क्या राइट है मेरी तरफ, आपकी क्या लायबिलिटीज है मेरी तरफ, अगर आप मेरे पार्टनर्स हो तो। फिर थर्ड पार्टी की तरफ हमारे क्या राइट्स हैं और क्या लायबिलिटीज हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब आते हैं पार्टनरशिप बाकायदा डेफिनेशन के ऊपर कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहती क्या। अच्छा, इससे पहले एक एजेंसी और समझाना रह गया। हमने ये जो एजेंसी रिलेशनशिप पढ़ा था, हमने कहा था एक एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है और बाउंड कर देता है इनटू अ ट्रांजैक्शन, इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, फंसा देता है पी को। अब यहां पे एजेंसी, पार्टनर्स के दरमियान भी एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। मैं क्या वर्ड बोले? पार्टनर्स के दरमियान एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के लिए, बाकी पार्टनर्स के लिए एजेंट का रोल प्ले करता है कि मैं कोई, सपोज आप मेरे सारे पार्टनर्स हो, मैं कोई भी हरकत करूंगा सारे फंसोगे। बिल्कुल, अभी उस सब वो सारी बातें आप डिस्कस करें। हमने एजेंसी रिलेशनशिप में बहुत थोड़ी सी बातें करके आगे चले गए थे। मैंने कहा भी था तब शायद मैं पार्टनरशिप में सारी केसेस डिस्कस करूंगा। तो यही तो रीजन है कि पार्टनरशिप इतनी कॉम्प्लेक्स है, यही तो रीजन है यहाँ से केस स्टडी मुश्किल आती है। क्यों? क्योंकि आपको हर एंगल से देखना है। आपको पहली बात, दो एंगल्स तो यही सामने नजर आ रहे हैं आपके, क्या आपस में क्या होगा, दूसरे थर्ड पार्टी के साथ क्या होगा। सो मैं समझा ही रहा हूं, मैं अगर आप सब हम पार्टनर्स हैं, तो अगर मैं एक्शन ले रहा हूं, मैं कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूं किसी पार्टी के साथ, तो इनफैक्ट आप सब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस पार्टी के साथ, यानी मैं एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा हूं आप सबके। सो इफ एजेंट इज डूइंग सम एक्शन, प्रिंसिपल्स वुड बी लायबल। और सपोज ये एक्शन ले रहा है तो मैं आपके साथ मिलके क्या बन जाऊंगा? प्रिंसिपल, और ये क्या बन जाएगा? एजेंट। सो हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या है? एजेंट। और एक पार्टनर का एक्शन बाकी तमाम पार्टनर्स को फंसा सकता है, बाउंड कर सकता है। यहां पे जिस तरह एजेंट प्रिंसिपल को बाउंड कर देता था इन दी कॉन्ट्रैक्ट, तो बीइंग अ पार्टनर मैं भी एजेंट हूं, मैं आप बाकी तमाम पार्टनर्स को किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा सकता हूं, बाउंड करवा सकता हूं। या अब यूं कहूं कि बीइंग अ पार्टनर मैं पूरी फर्म को बाउंड कर सकता हूं किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सपोज मैं पीडब्ल्यूसी के बिहाफ पे जाऊं बीइंग अ पार्टनर, और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं किसी क्लाइंट के साथ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्या किया? क्या इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है या पीडब्ल्यूसी सर्व करेगी? पीडब्ल्यूसी सर्व करेगी। इसका मतलब एक पार्टनर ने बाकी तमाम फर्म को उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाउंड कर दिया। अब अगर पीडब्ल्यूसी सर्विस ना दे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस पे करेगी। बात समझ आ रही है? ओके। सो अब समझाना क्या चाह रहा हूं, ये एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है बिटवीन अ पार्टनर। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या होता है? एजेंट होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ उसने उसकी डेफिनेशन का खुलासा किया है, तो हम जरा डेफिनेशन का खुलासा करते हैं। आ जाइए प्लीज, एक दफा प्लीज जरा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड। हाँ बिल्कुल होती है, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ये भी देखा जाएगा कि बिजनेस ऑर्डनरी है कि नहीं, अभी बड़े राज खुलने हैं। ट्रू, ऐसा होगा, सेटलमेंट होगी। हम देखो, हम यहां पे ये भी अब देखेंगे कि एक पार्टनर अगर कोई हरकत कर रहा है तो क्या सारी फर्म लायबल होगी, ये भी सोचना पड़ेगा। ये भी हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ कि इसने अगर कोई हरकत करी है, ये हमारा एजेंट है, इसकी वजह से हम सारे फंस गए हैं,
या सपोज मैं आपका एजेंट हूं और आप मेरी वजह से आप सब फंस गए हो, तो पहले तो ये देखो कि क्या मेरे एक्शन की वजह से ये फर्म लायबल भी है कि नहीं है। तो हम ऐसे केसेस भी देख रहे होंगे जहां पे मेरा एक्शन मेरी फर्म को लायबल नहीं करता, ऐसे केसेस भी देख रहे होंगे। तो एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं। चलो आ जाओ जरा। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट जरा एक दफा पढ़ो प्लीज, सारे खुद पढ़ लो एक दफा। 1.1 लर्निंग ऑब्जेक्टिव, पेज नंबर 162। उसके बाद मैं डेफिनेशन पे बात करूंगा। इसमें से पेपर कुछ नहीं आता 1.1 में से, बस एक दफा पढ़ लिया करो, पेपर में कुछ नहीं आना, ना याद करना है इसको। बात समझ आई जी? आगे चलते हैं। अब मेरे लिए कोई डेफिनेशन, बल्कि मैं खुद पढ़ता हूं। लो जी, मैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। मैं डायरेक्ट अभी ऊपर वाली लाइन नहीं पढ़ा, मैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन पे आ गया हूं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन। इसका मतलब है एक बंदे के साथ पार्टनरशिप नहीं हो सकती, कम से कम दो बंदों का होना जरूरी है, उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप होना जरूरी है। रिलेशनशिप कौन सा जी? बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है ना, ऑब्वियस बात है। Who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। बेटा इसी ये दो लाइंस में सारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन छुपी हुई है। पहली बात हमने कही कि इट शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन, कम से कम दो लोगों के दरमियान पार्टनरशिप होती है, दो लोगों के अलावा एक बंदा पार्टनरशिप नहीं कर सकता। अच्छा, क्या मैक्सिमम नंबर कितने होंगे? फिर कोई लिमिट है? पार्टनरशिप एक्ट में कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं, जितने मर्जी मैक्सिमम नंबर हो तुम्हारे। लेकिन कंपनी लॉ को थोड़ी तकलीफ थी, तो कंपनी लॉ ने स्पेसिफाई कर दिया, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। उन्होंने कहा अगर कोई पार्टनरशिप, सॉरी जी मैं लिखते लिखते बहुत अजीब लिख देता, पार्टनरशिप बैंकिंग बिजनेस में है, बैंकिंग बिजनेस एक मतलब लेन देन का काम कर रही है, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 10 होंगे। बात समझ आ रही है? अगर वो अदर देन बैंकिंग बिजनेस में है जी, बिल्कुल, तो फिर 20 उसकी लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट। इससे ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते, इससे ज्यादा हुए तो क्या होगा? इलीगल एसोसिएशन, इलीगल हो जाएगी पार्टनरशिप। इज दैट क्लियर? ये क्या लिमिट्स हैं? मैक्सिमम लिमिट्स। और अगर कहता है कोई लीगल प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो, या सॉरी कोई लीगल या प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म, वो अगर दे रहे हो तो फिर नो लिमिट। सो ये तकलीफ कंपनी लॉ को है, पार्टनरशिप एक्ट को कोई तकलीफ नहीं है। सो दो मिनिमम दो लोग होने चाहिए, दो से ज्यादा कितने हो सकते हैं? पार्टनरशिप एक्ट कहता है मुझे कोई तकलीफ नहीं, जितने मर्जी रखो। लेकिन कंपनी लॉ कहता है नहीं, यही बैंकिंग बिजनेस होगा तो 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, नॉन बैंकिंग होगा तो 20 से ज्यादा ना हो, और अगर प्रोफेशनल है तो फिर जो मर्जी करे। फिर इसी यही रीजन है कि आप अगर अपनी पार्टनरशिप उठा के देखते हो तो PwC वगैरह की या KPMG की, तो आपको पार्टनर्स जो हैं वो 20 से ज्यादा नजर आएंगे। रीजन यही है। क्यों इतने मल्टीपल? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ही कोई नहीं है, जितने मर्जी पार्टनर बनाओ। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? अच्छा चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। उसने क्या बोला? मैंने भी डेफिनेशन में हूं, कहीं नहीं जा रहा। रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। इसका मतलब सेकंड पॉइंट, बिजनेस, बहुत ही गंदी राइटिंग होगी मेरी तो, बिजनेस करना चाहिए। इसका मतलब पार्टनरशिप का सेकंड पिलर क्या हुआ? बिजनेस। It should be carried on, they should carry on a business। अब बिजनेस याद रखिएगा, चैरिटेबल एसोसिएशन रन करना कोई बिजनेस नहीं है, वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। जिस तरह फॉर एग्जांपल चैरिटेबल वर्क कौन कौन लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह नहीं आई क्या वो नॉन, जैसे वो इसलिए उसे NPO कहा जाता है, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस कहा जाता है, उन पार्टनरशिप्स नहीं कहा जाता। रीजन क्या है? रीजन देखो कि एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है उसका मकसद बिजनेस से प्रॉफिट कमाना नहीं। हमारा मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना है। हमारा मकसद क्या है? हमारा बिजनेस प्रॉफिट ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि हमने वही प्रॉफिट आपस में शेयर करना है। सो हमारा बिजनेस क्या हो? प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, प्रॉफिट ओरिएंटेड कमर्शियल बिजनेस हो, जहां से हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रन करना कोई पार्टनरशिप नहीं फॉर्म हो सकता। मैं और आप मिलके एक फलाई इदारा खोल लेते हैं, ये पार्टनरशिप नहीं होगी। ये एसोसिएशन होगी दो लोगों की, लेकिन ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन होगी, ये पार्टनरशिप नहीं होगी। बिकॉज हमारा इंटेंशन बिजनेस नहीं है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, हमारा इंटेंशन वेलफेयर है। तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में
हाँ बिल्कुल, उसमें चले जाते हैं। नहीं, कुछ कंपनीज में भी है, जिस तरह नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस जो हैं वो कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हो जाती हैं फॉर सेक्शन 42 के अंदर, ठीक है। तो वो भी एक गलत है, और वो दूसरी रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ में चली जाती है, सोसाइटीज़ एक्ट में चली जाती हैं। सो हमारी एसोसिएशन हो सकती है वो, बट वो हमारी क्या नाम है, हमारा पार्टनरशिप नहीं हो सकती। अब अगली बात ज़रा सोचिएगा समझिएगा, बिजनेस की बात हो गई, चैरिटेबल की बात हो गई। अगली बात वो कहता है जी, सॉरी किधर गया, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। इसका मतलब थर्ड पॉइंट क्या हुआ, हमने शेयरिंग करनी है, यही प्रॉफिट जो कमाएंगे वो शेयर कर लेंगे, शेयरिंग प्रॉफिट। किस रेशो में शेयर करेंगे, जिस रेशो में इन्वेस्ट किया होगा, कैपिटल रेशो में। अब पॉइंट ये है, अब मैं एक छोटी सी यहाँ पे बात बताता चलूँ, पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। दो पार्टनर्स आपस में जो मर्जी टर्म डिसाइड करना चाहें वो कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया। मतलब हो सकता है कि मैं और आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, सपोज मैं अपनी प्रॉपर्टी लेकर आया हूं, ठीक है, या मैं यूं कह लें आप अपनी प्रॉपर्टी और सारा पैसा लेकर आए हैं, मैं अपनी स्किल्स लेकर आ रहा हूं, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपसे वादा, अगर आपसे बात करता हूं कि नहीं भाई 40% मेरा, 60% प्रॉफिट आपका, क्या हम एग्रीमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा मैं बहुत वैल्यूएबल हूं, मैं बिजनेस चलाने के लिए बहुत जरूरी हूं, तो शायद आप मुझे 40% देंगे विदाउट एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मुदारबा की तरह, मुदारबा नहीं कहना चाहिए, मुदारबा नहीं कहना चाहिए, मुदारबा नहीं कहना चाहिए इसको, वो एक और चीज़ है, वो एक और डोमेन में चले जाएंगे हम। सो मैं अपनी सर्विसेज दे दूंगा और आप अपना कैपिटल ले आएंगे। सो इनफैक्ट ये भी तो पार्टनरशिप है। और रेशो क्या डिसाइड किया, 40-60 की। तो रेशो कुछ भी हो सकती है, इसका कैपिटल से कोई लिंक नहीं है। सो रेशो मे बी 40-60, और मे बी आप अगर कैपिटल रेशो डिसाइड करना चाहते हैं तो आप उसमें कर लें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लॉ कहता है आप जैसे मर्जी डिसाइड करें। ये डिसीजन आप लेते कहां पे हैं, ये सारा कुछ तय कहां पे करते हैं बेटा, डीड में। एक एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। सो इसको वर्ड यूज किया था, ये सारा कुछ आप रिटर्न करते हैं और उसका नाम दिया जाता है पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप रजिस्टर कराने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने डीड लिखी हो, और डीड इतने केयरफुली लिखी हो कि उसमें आपने हर चीज़ एक्सप्रेस की हो। एक अच्छी पार्टनरशिप, देखो पार्टनरशिप दो वजह से टूटती है। नंबर 1, बिजनेस या तो बहुत बुरा चल रहा हो या बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो। रिंग रिंग के चल रहा हो ना, नहीं टूटती। कमीनगी कब आती है, जब बिजनेस बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाए, तब आता है नहीं मैं और लेना, मैं और, कमीनगी है ना, उससे वजह से, लालच की वजह से टूटती है। या दूसरा एलिमेंट क्या है, जब बहुत बुरा चल रहा हो, बिजनेस लॉसेस में जा रहा हो, तब टूट जाती है। तो फिर एक अच्छी पार्टनरशिप या एक अच्छा बिजनेस वो होगा, पार्टनरशिप बिजनेस, जो कि सब कुछ रिटर्न डाउन करे कि भाई हम जब आएंगे तो कितना कैपिटल लेकर आएंगे, कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कोई जाना चाहेगा तो कैसे जाएगा, कोई नया पार्टनर आना चाहेगा तो कैसे आएगा, हमारी आपस के राइट्स क्या होंगे, हमारी आपस की ड्यूटीज़ क्या होंगी, हर चीज़ माइन्यूट डिटेल्स में इस एग्रीमेंट में लिख दी जाती है। और एक अच्छी पार्टनरशिप की बेस यही एक डॉक्यूमेंट बनता है। और अगर किसी पार्टनरशिप को रजिस्टर कराने में सबसे ज़्यादा अगर टाइम लगता है तो इस फॉर्मेशन में लगता है, पार्टनरशिप डीड में। इज दैट क्लियर? एक और बात समझाना चाहूँ, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तुमने कुछ लिख दिया तो वो स्पेसिफिक प्रोविजन है जो प्रिवेल करेगी ओवर दी जर्नल प्रोविजन। ये तो तुम्हारी स्पेसिफिक है ना, एक जर्नल भी लिखी हुई है। आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जाएं और उसके अंदर अनेक्सर गिवन है, अनेक्सर के अंदर बनी बनाई डीड पड़ी है, बनी बनाई डीड। अगर तुम अपनी नहीं बनाओगे तो वो डीड अप्लाई हो जाएगी, फिर उस डीड के मुताबिक फैसला होगा, यानी फिर जर्नल प्रोविजंस के मुताबिक फैसला होगा। तो बेहतर है आप अपनी बना लो, आप आपस में पार्टनर जो डिसाइड करते हो वो बना लो, नहीं तो फिर जो उसमें लिखी हुई है नेक्स्ट में वो अप्लाई हो जाएगी। स्पेशल प्रोविजन प्रिवेल्स ओवर दी जर्नल प्रोविजन, लेकिन अगर स्पेशल प्रोविजन मिसिंग है तो फिर जर्नल प्रोविजन। इसका मतलब मैं यहां पे ये नुक्ता उठाना चाह रहा हूं कि अगर पार्टनरशिप रिटर्न ना हो, रजिस्टर्ड ना हो, फिर ऑरल पार्टनरशिप भी तो होती है। पार्टनरशिप एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस का क्या मतलब है, रिटर्न और ऑरल, ऑरल भी तो हो सकती है। तो फिर इसका मतलब ऑरल एग्रीमेंट्स के अंदर ये नहीं होगा, और ये ना हुआ तो फैसला किसके मुताबिक होगा, जर्नल प्रोविजंस के मुताबिक। अब अनेक्सर में एक बात लिखी हुई है कि जनाब अगर तुमने कोई और रेशो डिसाइड नहीं की
तो लॉ के मुताबिक इक्वल रेशो, इक्वल शेयरिंग। मतलब अगर मैंने और इसने, उमर ने ये डिसाइड ना किया होता 40-60, तो हम दोनों किस तरह प्रॉफिट डिवाइड करते? 50-50। जनरल प्रोविजन विल प्रिवेल इन दैट केस इफ वी हैव नो रिटर्न डीड। बात समझ आ रही है? प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्सेप्ट समझ आया सारा? उसके साथ मैंने कुछ और कॉन्सेप्ट भी लिंक किए हैं, तो मेरा ख्याल है समझ आ रही है चीज़ें। सो प्रॉफिट शेयरिंग का कोई लिंक नहीं है किस बात से कि आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया। प्रॉफिट शेयरिंग का कोई लिंक नहीं है। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार, इस बात से भी क्या कोई ऐसा पार्टनर, क्या हम ये दो पार्टनर्स आपस में ये तय कर सकते हैं कि यार मैं प्रॉफिट में तो कंट्रीब्यूट करूंगा, लॉस में कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा? कर सकते हैं जनाब। हो सकता है मैं बड़ा वकील हूं या मैं जज, रिटायर्ड जज हूं और आपकी किसी लीगल कंसल्टेंसी फर्म में एज अ पार्टनर आ रहा हूं, तो मैं कहूंगा यार मैं प्रॉफिट तो लूंगा बट मैं लॉसेस में शेयर नहीं करूंगा। तो कह सकता हूं? जी कह सकता हूं। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऐसी भी हो सकती है कि हम तय कर लें कि मैं सिर्फ प्रॉफिट लूंगा और लॉस नहीं लूंगा, तो ये भी एक वैलिड पार्टनरशिप होगी। और एक और मजेदार बात, ये तो बात तुम कह दूंगा कि एग्रीमेंट्स के लिए मैं प्रॉफिट में शेयर करूंगा, लॉसेस में शेयर नहीं करूंगा, लेकिन व्हाट इफ के बिजनेस लॉस हो जाए मेरे आने के बाद, मैं इतना नया शुरू, बिजनेस ही लॉस हो जाए, बिजनेस बंद हो जाए, डेफिसिट आ जाए, अब क्या मैं लायबल हूं? मैं तो कहूंगा कि यार मैं प्रॉफिट शेयर करता था, मैं लॉस में शेयर नहीं करता, तो मेरी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। ये गलत है। लॉ कहता है ठीक है, ट्रांजैक्शन वाइज बात करते हो, तुम प्रॉफिट में शेयर करोगे, लॉस में शेयर नहीं करोगे, फेयर इनफ। लेकिन बिजनेस बंद हो गया और अब बात आ गई है लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, लोगों के पैसे देने हैं, तेरी लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड, लाइक एनी अदर पार्टनर, लाइक एनी अदर पार्टनर। तो इसका मतलब है अगर मैं प्रॉफिट शेयर कर रहा हूं, लॉस में शेयर नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, लेकिन जब बात आएगी आखिरी फाइनल लायबिलिटी डिटर्मिनेशन की, तो मेरी लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। बीइंग अ पार्टनर आई एम हैविंग एन अनलिमिटेड लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। कुछ पल्ले पड़ी बात समझ आ रही है इसका मतलब? तो शेयरिंग प्रॉफिट रेशो, मैंने उसके साथ बहुत सी बातें और कनेक्ट की ताकि जरा एक रिदम बना हुआ है तो उसमें कनेक्ट होती जाएं चीजें। कैपिटल ऐसा क्यों? मतलब रेशो सर, जो पार्टनरशिप रेशो 50-50 हो, कैपिटल और प्रॉफिट मार्जिन 60-40 हो सकता है, बिल्कुल। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? हम दोनों एग्री कर गए हैं पार्टनर्स, तो तीसरा किसको तकलीफ होनी है? सर फिर वो ऐसा क्यों करेंगे आप? कौन ऐसा क्यों करें? डिपेंड करता है कि मैं कितना वैल्यूएबल हूं या ये कितना वैल्यूएबल है। मैंने भी एक एग्जांपल दिया तुम्हें बड़ी प्रैक्टिकल, कि रिटायर्ड जज आए सुप्रीम कोर्ट का और तुम्हारी किसी लॉ फर्म के साथ एसोसिएट हो जाए। तुम इतना समझ लो, सपोज मैं कहता हूँ चले कासिम साहब तुम्हारे कॉलेज के साथ एसोसिएट हो जाएं, तो तुम्हें लगता नहीं कि उनका बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा, तुम्हें गुडविल बेनिफिट आना शुरू, रेपुटेशन का बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा। सो यही रीज़न है, वो जज जब अटैच होगा तो लोगों को, आप लोगों को कहते फिरोगे भाई सुप्रीम कोर्ट का जज हमारे पास है। कौन कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है ये मैटर ही नहीं करेगा। हो सकता है वो जज कुछ भी ना लेकर आए, हो सकता है कि नहीं होगा, मेरा नाम ही काफ़ी है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? कह सकता है ना मेरा नाम ही काफ़ी है भाई, क्योंकि उसके नाम पे कई क्लाइंट्स आएंगे जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस लेके आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि एक बंदा ऐसा बैठा है जिसने सारी जिंदगी में कुछ अरसा जो है सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैंडल किए हैं। ही नोज हाउ टू हैंडल द केस, हाउ टू विन अ केस। मेरी बात समझ आ रही है? तो उसके आने का क्या फायदा होगा, आप समझ पा रहे हो? बात समझ आई? चलो अच्छा, एक अब लास्ट बात, उसने कहा जी प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अच्छा टाइम हो गया, चलो जी बस करो, चलो अल्लाह ताला सबको आसानी दा फरमाए। क्रिस्टन जी बिल्कुल एक पार्टनरशिप है। कंपनी अभी स्टेटस, कंपनी का स्टेटस नहीं है, मुझे इल्म नहीं है वैसे क्रिस्टन का कि ये लोग किस स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में किस में, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। हो सकता है ना कि एक ओनर हो, नीचे नहीं देखो, एक क्लोज, थैंक यू सो मच।